हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज से आप लोगों को मेरे इस चैनल पर केंद्रीय विद्यालयों के टीजीटी सोशल साइंस की क्लासें भी उपलब्ध कराई जाएंगी और जब तक हो सकेगा मैं आप लोगों को ये क्लासेस निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करूंगा। आगे आने वाले समय में यदि परिस्थितियां सब कुछ ठीक ठाक रही तो आप लोगों को ये क्लासेस जो है सोशल साइंस वाली मुफ्त में मिलती रहेंगी। इसमें आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका सिलेबस क्या होता है, यानी टीजीटी सोशल साइंस में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। और ये देखिए, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं जैसे केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस और डीएसएसएस में लगभग जो है सोशल साइंस का सिलेबस सेम होता है और उसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो सभी एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि ये जो जितने भी विद्यालय होते हैं ये एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हैं, यानी आपको इसमें जो भी सिलेबस पढ़ना होगा वो पूरी तरह से एनसीईआरटी की किताबों को ही पढ़ना होगा। और मैं अपने इस क्लास में आप लोगों को एनसीईआरटी की किताबों का लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ बताऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को एनसीईआरटी किताब नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एनसीईआरटी की किताबें नहीं खरीदना चाहते हैं बल्कि किसी दूसरे सोर्स से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं और मार्क्स कम आ जाते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक का ही पूरा सिलेबस एकदम लाइन बाय लाइन बताऊंगा और जैसे जैसे हर एक चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर के लास्ट में मैं आप लोगों को इनसे रिलेटेड जो है एमसीक्यू भी करा दूंगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस भी होता रहेगा। और फिर जब पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उस सब्जेक्ट का फिर कंबाइन एमसीक्यू भी आप लोगों को अपने इस चैनल पर करवा दिया करूंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का पढ़ाई भी होता रहेगा और उसका रिवीजन भी होता रहेगा। अब इसमें देखिए, पहले तो मैं सिलेबस बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी सुविधा अनुसार कोई इसमें से एक पार्ट जो है पढ़ाना शुरू करूंगा और उसको फिर एक एक करके आप लोगों को जो है कराता चलूंगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई कठिनाई न हो सकता है मैं क्लास 9 का पहले पढ़ाना शुरू करूं या क्लास 10 का, क्योंकि देखिए इसमें जो भी एनसीईआरटी पढ़नी है आप लोग को 9 और 10 वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी में चारों सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो इसमें देखिए कुछ भी मैं जो भी होगा एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करूंगा और उस सब्जेक्ट को आप लोगों को एक एक चैप्टर एकदम ब्रीफली सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। हाँ देखिए, हम लोग को क्या देखना है आज, टीजीटी सामाजिक विज्ञान के पद के लिए सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, यानी सामाजिक विज्ञान के पद के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का क्या सिलेबस होता है उसको आज हम लोग को देखना है। तो देखिए सिलेबस में आप जब देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तो आपको लिखा गया है कि इसमें विषय विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी, सीबीएसई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों यानी कक्षा 6 से लेके 10 तक की अवधारणाएं शामिल हैं। हालांकि प्रश्न स्नातक स्तर पर इन अवधारणाओं की समझ और अनुप्रयोग की गहराई का परीक्षण करेंगे, यानी इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी की किताबों को सीबीएसई के पैटर्न के आधार पर पढ़ना होगा, जिसमें जो सिलेबस होगा वो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबों को कवर करेगा। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपकी समझ आधारित, यानी स्नातक में जिस प्रकार की समझ होनी चाहिए एक स्टूडेंट के पास उस प्रकार से समझ और अवधारणाओं के आधार पर रिलेटेड होंगे। जिसमें देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या सिलेबस में दिया गया है कि भारत और समकालीन विश्व, यानी ये हिस्ट्री का सिलेबस है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति वाला जो चैप्टर है ये देखिए आप लोग को क्लास 9 की एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस प्रकार से था, उस समय जो क्रांति का प्रकोप था वो कैसा था, फ्रांस ने अपने आप को राजशाही से कैसे मुक्त किया और अपने आप को एक गणराज्य किस प्रकार से बनाया, वहाँ पर महिलाओं ने क्या क्रांति में हिस्सा लिया था, वहाँ पर दास्ता का उन्मूलन किस प्रकार से किया गया, क्रांति और रोजमर्रा की जिंदगी वहाँ पर किस प्रकार से थी। इसके बाद फिर देखिए इसमें दूसरा चैप्टर है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, यानी रशियन क्रांति के बारे में इसमें आप लोग को पढ़ना है।
इसमें देखिए क्या है, सामाजिक परिवर्तन का युग क्या था, रूसी क्रांति क्यों हुई, इसका क्या कारण था, इसके क्या परिणाम निकले, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति क्या थी, अक्टूबर के बाद क्या क्या बदला, रूसी क्रांति और यूएसएसआर का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा। इसके बाद फिर देखिए इसमें तीसरा चैप्टर जो है वो नाजीवाद और हिटलर के उदय से है। इसमें वीमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ, वीमर गणराज्य क्या था, हिटलर का सत्ता में किस प्रकार से उदय हुआ, नाजी विश्व दृष्टिकोण क्या है, नाजी जर्मनी में युवा किस प्रकार से थे, साधारण लोग और मानवता के विरुद्ध अपराध किस प्रकार से जर्मनी में फैल रहा था, उसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद देखिए इसमें दूसरा पार्ट है आजीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इसमें देखिए क्या है कि पहले चौथा चैप्टर क्या है, वन, समाज और उपनिवेशवाद, यानी वनों की कटाई क्यों की जाती है, वन क्यों काटे जाते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, वाणिज्यिक वानिकी का उदय कैसे हुआ, यानी व्यापारिक व्यवसायिक वानिकी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वन विद्रोह किस प्रकार से किए जाते हैं, वनों में विद्रोह कौन करता है, और जावा में वन परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। उसके बाद फिर देखिए इसमें अगला चैप्टर है आधुनिक दुनिया में चरवाहे। इसमें चरवाहे, खानाबदोश और उनके आंदोलन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर देखिए औपनिवेशिक शासन और चरवाहों के जीवन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर अफ्रीका में चरवाहों के बारे में पढ़ना। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए आप लोग का जो है दूसरा सब्जेक्ट यानी भूगोल का पेपर शुरू हो जाएगा। और भूगोल में आप लोग का सबसे पहला जो चैप्टर है वो इंडिया के बारे में है, भारत के बारे में है। भारत में कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ पर हैं, भारत की स्थिति किस प्रकार से है, भारत का आकार किस प्रकार का है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, किस दिशा में है, इसकी जनसंख्या कितनी है विश्व में, इसका क्षेत्रफल कितना है विश्व में, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद फिर देखिए दूसरे चैप्टर में पढ़ना है भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में, यानी भारत का भौतिक विभाग किस प्रकार का है, हिमालय पर्वत का क्या महत्व है, इसकी स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी मैदान की क्या भूमिका है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की क्या भूमिका है, भारतीय रेगिस्तान क्या है, तटीय मैदान और द्वीप किस प्रकार से भारत में है। इसके बाद फिर देखिए तीसरा सिस्टम है जल निकासी से। इसमें क्या है कि सबसे पहले जल निकासी की अवधारणा क्या होती है, यानी इसको इंग्लिश में देखिए ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद देखिए भारत में जल निकासी प्रणालियाँ क्या क्या हैं, भारत में हिमालयी नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र की नदी प्रणाली क्या है। इसके अलावा कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जिसमें देखिए नर्मदा बेसिन, ताप्ती बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन और कावेरी बेसिन जो है क्या है, ये नदियों का क्या महत्व है, ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, ये नदियाँ किस प्रकार का प्रभाव दक्षिण भारत में डालती हैं, प्रायद्वीपीय भारत में डालती हैं। उसके अलावा फिर देखिए भारत में कहाँ कहाँ पर झीलों को पाया जाता है, कहाँ कहाँ झीलें पाई जाती हैं। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों की क्या भूमिका है और नदी प्रदूषण क्या होता है, नदी प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। इतना सारा हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद फिर देखिए चौथा चैप्टर जलवायु से रिलेटेड है। इसमें जलवायु की अवधारणा पढ़ना है, जलवायु का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर जलवायु नियंत्रण क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जैसे देखिए ऊंचाई, अक्षांश, दबाव और हवाएं। इसके अलावा देखिए ऋतुओं के बारे में पढ़ना है, ठंडा मौसम, गर्म मौसम, मानसून के आगे का बढ़ना क्या होता है, पीछे का हटना क्या होता है, मानसून के बाद की क्या चीज़ें घटनाएं होती हैं। इसके बाद फिर देखिए भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार से है, भारत के कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से वर्षा होती है। फिर उसके बाद मानसून एक एकीकृत बंधन के रूप में कैसे काम करता है भारत में। इन सब चीज़ों को हम लोग को चौथे चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद फिर देखिए पांचवा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से रिलेटेड है। इसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, कांटेदार वन क्या होते हैं, झाड़ियाँ क्या होती हैं, पर्वतीय वन क्या होते हैं, मैनग्रोव वन क्या होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में इसमें पढ़ना है। इसके बाद फिर देखिए इसी चैप्टर में हमको वन्य जीवन के बारे में पढ़ना है, यानी वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जनजातियाँ हैं, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन चलाती हैं। इसके बाद देखिए छठा चैप्टर इसमें है जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, यानी
भारत में जनसंख्या का आकार और वितरण किस प्रकार से है? भारत की जनसंख्या का आकार वितरण संख्या के अनुसार किस प्रकार का है? भारत की जनसंख्या का घनत्व के अनुसार किस प्रकार से वितरण है? इसके बाद इसी में देखिए जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन, वृद्धि की प्रक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, इनको देखेंगे। तो ये भूगोल का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए हमारी लोकतांत्रिक राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस का जो है सिलेबस शुरू होगा। पॉलिटिकल साइंस में देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र क्यों, इस चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र कैसे आया था दुनिया में, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, लोकतंत्र क्यों होना चाहिए और लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्या होता है। फिर उसके बाद फिर देखिए इसमें दूसरा चैप्टर है संवैधानिक डिजाइन। संविधान सबसे पहले देखिए दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से बनाया गया, लोकतांत्रिक संविधान वहाँ कैसे निर्मित हुआ, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया, इसके क्या क्या जो उस समय परिस्थितियां थी, भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्य क्या थे, किन मार्गदर्शक मूल्यों के आधार पर भारतीय संविधान को निर्मित किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग को दूसरे चैप्टर में पढ़नी है। इसके बाद फिर देखिए तीसरा चैप्टर जो है चुनावी राजनीति से रिलेटेड है। चुनाव क्यों होने चाहिए, चुनाव का क्या महत्व है, हमारे देश की चुनाव प्रणाली किस प्रकार की है, भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक क्यों बनाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए चौथा चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज। इसमें देखिए प्रमुख नीतिगत निर्णय कैसे लिए जाते हैं, संसद क्या होती है, संसद के कितने अंग होते हैं, संसद का क्या कार्य होता है, संसद का क्या महत्व है। फिर उसके बाद राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखिए पांचवा चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार। इसमें अधिकारों के बिना जीवन किस प्रकार से होता है, अधिकार का क्या महत्व होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, लोकतंत्र में अधिकार क्या होता है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, अधिकारों का दायरा किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को राजनीतिक विज्ञान में पढ़नी है, यानी टोटल 5 चैप्टर। उसके बाद फिर देखिए अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले देखिए इसका जो चैप्टर है एक काल्पनिक गांव की कहानी के रूप में शुरू किया गया है, पालमपुर गांव की कहानी। इसमें देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि एक गांव में किस प्रकार से लोग रहते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ बताया गया है कि उत्पादन का संगठन किस प्रकार से होता है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से उत्पादन होता है, उत्पादन में कौन कौन से कारक शामिल होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर देखिए इस गांव में खेती के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से वहाँ पर खेती की जाती है, खेती में कौन कौन से संसाधन उपयोग किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद पालमपुर गांव में गैर कृषि गतिविधियां किस प्रकार से थी, यानी कृषि के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और भी गतिविधियां होती हैं जो वहाँ के लोगों के द्वारा की जाती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। इसमें देखिए इसका सबसे पहले अवलोकन करना है कि संसाधन के रूप में लोगों का क्या महत्व होता है, लोग किस प्रकार से संसाधन के रूप में परिवर्तित होते हैं, उनको संसाधन में बदलने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। फिर उसके बाद इसी में पढ़ेंगे पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार से संचालित की जाती हैं। फिर जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे कि बेरोजगारी क्या होती है और बेरोजगारी का क्या कारण है, बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिर देखिए तीसरा चैप्टर है चुनौती के रूप में गरीबी, यानी गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहले बेसिक बातें पढ़ेंगे, इसका अवलोकन, फिर उसके बाद देखेंगे गरीबी के 2 विशिष्ट मामलों के बारे में देखेंगे। उसके अलावा फिर सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा देखी गई गरीबी किस प्रकार से है, गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जाता है, कमजोर समूह कौन से होते हैं, अंतर्राज्यीय असमानताएं क्या होती हैं, वैश्विक गरीबी परिदृश्य क्या होता है, गरीबी का क्या कारण होता है, गरीबी विरोधी उपाय किस प्रकार से किए जा सकते हैं और इसके आगे की क्या चुनौतियां होंगी। इसके बाद फिर देखिए इसी विषय में चौथा चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड। इसमें सबसे पहले इसके अवलोकन के बारे में, यानी इसकी खाद्य सुरक्षा होती क्या है और इसका क्या महत्व है, सब चीज़ों को देखेंगे। देखिए खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्यों होनी चाहिए, खाद्य असुरक्षित कौन है, भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है, बफर स्टॉक क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति किस प्रकार से है अपने देश में,
खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की क्या भूमिका होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है चौथे चैप्टर में अर्थशास्त्र में। उसके बाद फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पे। अब ये देखिए आप लोग का क्लास 10 का जो है सिलेबस शुरू होता है, और क्लास 10 के सिलेबस में जो हिस्ट्री का पेपर है उसका नाम है भारत और समकालीन विश्व 2। वहाँ था भारत और समकालीन विश्व 1। इसमें देखिए घटनाएं और प्रक्रियाएं करके कुछ चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। इसमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और राष्ट्र का विचार कैसे आया उसके बारे में पढ़ना है। ये देखिए क्लास 9 वाले जो सिलेबस है उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है। इसके बाद फिर देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे निर्माण किया गया, उसके लिए क्या क्या लोगों ने प्रयास किए, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। फिर इसके बाद इसमें देखिए क्रांतियों को युग है, 1830 से 1848 के बीच यूरोप में कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई। उसके बाद फिर देखिए जर्मनी और इटली का निर्माण किस प्रकार से हुआ, राष्ट्र की कल्पना कैसे की गई, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें पहले चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद फिर देखिए हम लोग को दूसरा जो चैप्टर है वो भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित है, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश में किस प्रकार से राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई, खिलाफत और असहयोग आंदोलन क्या थे, इनका क्या प्रभाव पड़ा, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं कैसे हो गई, लोग कैसे कैसे बट गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में जो आंदोलन करने वाले लोग थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे, वो उदार दल, गरम दल, नरम दल, इस तरह से कई भागों में बट गए। तो इसके बटने की वजह से क्या चीज़ें हुई। फिर उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है कि सामूहिक जुड़ाव की भावना कैसे अपने देश में लोगों के बीच उत्पन्न की गई। फिर उसके बाद इसी में पढ़ना आजीविका, अर्थव्यवस्था और समाज, यानी भारत में जब राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी तो उस समय लोगों की आजीविका किस प्रकार से थी, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही थी और समाज की स्थिति क्या थी। ये सब पढ़ना है दूसरे चैप्टर में। उसके बाद फिर देखिए इसमें अगला चैप्टर है वैश्विक दुनिया के निर्माण से रिलेटेड, यानी इसमें पूर्व आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ना है। फिर 19वीं सदी में 1815 से 1914 के बीच में पूरी दुनिया में किस प्रकार की स्थिति थी, अंतर्युद्ध अर्थव्यवस्था क्या है। उसके अलावा फिर देखिए विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किस प्रकार से किया गया, युद्धोत्तर युग क्या था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरे दुनिया में कैसे फिर से अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया गया और इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए। इसके बाद फिर देखेंगे औद्योगिकरण का युग देखेंगे, जिसमें देखिए औद्योगिक क्रांति से पहले की स्थिति के बारे में देखेंगे, हाथ से काम करना और भाप शक्ति कैसे विकसित हुई, उपनिवेशों में औद्योगिकरण किस प्रकार से फैला, कारखाने किस प्रकार से खोले गए, औद्योगिक विकास की क्या क्या विशिष्टताएं थी, माल के लिए बाजार क्या होते हैं, इनका क्या महत्व होता है। इसके बाद फिर देखिए इसी में रोजमर्रा की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति से संबंधित कुछ चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला है 5वां चैप्टर जो है प्रिंट संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यानी सबसे पहले मुद्रित पुस्तकें कहाँ पर छापी गई, प्रिंट यूरोप में कैसे आता है, प्रिंट क्रांति और उसका प्रभाव क्या था, पढ़ने का उन्माद क्या होता है, 19वीं सदी में किस प्रकार से प्रिंटिंग का महत्व था, भारत और प्रिंट की दुनिया के बारे में पढ़ना है, भारत में किस प्रकार से प्रिंटिंग का इतिहास रहा है, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस क्या होती है, प्रकाशन के नए रूप क्या होते हैं, प्रिंट और सेंसरशिप क्या होते हैं। ठीक है, इतना सारा हम लोग को पढ़ना था इतिहास वाले में। अब देखिए इसके बाद है समकालीन भारत 2। समकालीन भारत 2, इसमें देखिए सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है संसाधन और विकास, जिसमें देखिए संसाधन क्या होते हैं, संसाधन की क्या क्या अवधारणाएं होती है पढ़ेंगे। फिर संसाधनों का विकास कैसे होता है, संसाधन नियोजन क्या होता है, भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से किया जाता है, संसाधनों का संरक्षण कैसे होता है, भूमि संसाधन क्या होते हैं, भूमि उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, भारत में भूमि के उपयोग का पैटर्न क्या है, भारत में भूमि क्षरण और संरक्षण से संबंधित क्या उपाय किए जाने चाहिए। फिर उसके बाद देखिए भारत में एक संसाधन के रूप में मिट्टी कैसे महत्वपूर्ण है, मिट्टी का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये सब हमको पढ़ना है चैप्टर 1 में। उसके बाद फिर देखिए इसमें दूसरा चैप्टर जो है वन और वन्य जीवों से संबंधित है। इसमें पढ़ना है भारत में वन और वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाना चाहिए, वन और वन्य जीव संसाधनों के क्या प्रकार होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनका वितरण किस प्रकार से किया गया है,
समुदाय और संरक्षण, कैसे कैसे समुदायों ने वनों को संरक्षित करने के लिए प्रयास किया, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, किस प्रकार से विरोध किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग को दूसरे चैप्टर में पढ़नी। इसके बाद फिर देखिए इसमें तीसरा चैप्टर जो है जल संसाधन से संबंधित है। जल की कमी और जल संरक्षण क्या होता है, इसकी प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। उसके अलावा देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन क्या होता है, वर्षा का जल कैसे संचित किया जाता है, इसके कौन कौन से तरीके हैं। उसके बाद फिर देखिए चौथा चैप्टर इसमें है कृषि से संबंधित, यानी खेती के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आदिम निर्वाह क्या होता है, गहन निर्वाह क्या होता है, वाणिज्यिक खेती किस प्रकार की होती है, फसल पैटर्न से संबंधित प्रमुख फसलें क्या होती हैं, अनाज के अलावा खाद्य फसलें क्या होती हैं, गैर खाद्य फसलें क्या होती हैं, तकनीकी और संस्थागत सुधार किस प्रकार से खेती में किए जाते हैं, खाद्य सुरक्षा क्या होती है, कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को छोड़कर। इसके बाद फिर देखिए अगला चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित। खनिज क्या होते हैं, खनिजों की प्राप्ति का कौन सा तरीका होता है, ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं, लौह खनिज, अलौह खनिज, गैर धात्विक खनिज, चट्टान खनिज क्या होते हैं। इसके बाद फिर देखिए खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, खनिजों को संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, ऊर्जा के संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर देखिए इसमें विनिर्माण में आ जाएंगे हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। इसमें विनिर्माण औद्योगिक स्थान का क्या महत्व होता है, उद्योग बाजार लिंकेज को छोड़कर। फिर देखिए कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं, सूती वस्त्र, जूट वस्त्र, चीनी उद्योग को छोड़कर। इसके अलावा देखिए खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं, इसमें देखिए लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि को छोड़कर। इसके अलावा देखिए औद्योगिक प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण क्षरण पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके बाद देखिए इसमें अगला जो चैप्टर है वो सातवां चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से संबंधित है, यानी भारत में अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें देखिए सड़क मार्ग, रेलवे, पाइपलाइन, जल मार्ग, प्रमुख बंदरगाह, वायु मार्ग, संचार के साधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन एक व्यापार के रूप। इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है सातवें चैप्टर में। उसके बाद फिर देखिए जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर शुरू हो जाएगा, ये लोकतांत्रिक राजनीति 2 के नाम से। उसमें क्या था, लोकतांत्रिक राजनीति 1। इसमें देखिए पहला चैप्टर पढ़ना है सत्ता का बंटवारा क्या होता है, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, वहाँ किस प्रकार से सत्ता का बंटवारा किया गया, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या होता है, क्या था ये, बेल्जियम में आवास से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, सत्ता का बंटवारा क्यों वांछनीय है, सत्ता के बंटवारे के रूप कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद देखिए इसी में दूसरा चैप्टर पढ़ना है संघवाद क्या होता है, संघवाद का क्या महत्व है, भारत को देखिए संघीय देश क्या बनाता है, संघवाद का अभ्यास कैसे किया जाता है, भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से लागू की गई है। इसके बाद फिर देखिए इसमें तीसरा चैप्टर है लिंग, धर्म और जाति से संबंधित। लिंग और राजनीति का क्या संबंध होता है, सार्वजनिक और निजी विभाजन क्या होता है, महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व किस प्रकार से दिया गया है, कैसे कितने प्रतिशत दिया जाना चाहिए, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीतिक सांप्रदायिकता क्या होती है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है, जाति और राजनीति क्या होती है, जातिगत असमानताएं क्या होती हैं, राजनीति में जाति और जाति में राजनीति क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है। फिर उसके बाद फिर देखिए इसमें अगला चैप्टर है राजनीतिक दलों से बारे में, यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं। तो देखिए हमें राजनीतिक दलों की क्यों आवश्यकता है। इसके बाद फिर देखिए राजनीतिक दलों का क्या अर्थ होता है, इसका क्या कार्य होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, हमें कितने दल होने चाहिए, राष्ट्रीय पार्टियां क्या होती हैं, राज्य पार्टियां क्या होती हैं, राजनीतिक पार्टियों के लिए कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं, पार्टियों में सुधार कैसे किया जा सकता है। इसके बाद फिर देखेंगे पांचवा जो चैप्टर है वो लोकतंत्र के परिणाम से संबंधित है, यानी हम लोकतंत्र के परिणामों का आकलन कैसे करते हैं। इसके बाद देखिए जवाबदेही क्या होती है, उत्तरदायी क्या होता है, वैध सरकार क्या होती है, आर्थिक वृद्धि और विकास क्या होता है, असमानता और गरीबी में कमी क्या होती है, सामाजिक विविधता का समायोजन किस प्रकार से किया जा सकता है,
नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता क्या होती है और ये किस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए। अब देखिए इसके बाद है आप लोग का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पेपर है, इसका पेपर का नाम क्या है, आर्थिक विकास की समझ। इसमें देखिए पहला चैप्टर है विकास, यानी विकास क्या होता है, विकास किसे कहते हैं, विकास क्या वादा करता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास के क्या लक्ष्य होते हैं, आय और अन्य लक्ष्य किस प्रकार से होते हैं, राष्ट्रीय विकास क्या होता है, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना किस आधार पर की जाती है, आय और अन्य मानदंड क्या होते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, विकास की स्थिरता क्या होती है। इतनी सारी चीज़ें हम लोग को चैप्टर 1 में पढ़नी है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा चैप्टर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों से संबंधित है, यानी आर्थिक गतिविधियों के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। ये तीनों क्षेत्र होते हैं तो तीनों क्षेत्रों की आपस में तुलना करनी है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की। इसके बाद फिर देखिए भारत में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनका क्या महत्व है। उसके अलावा फिर संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, इनका क्या महत्व है। उसके बाद फिर देखेंगे स्वामित्व के संदर्भ में क्षेत्र क्या होते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या होते हैं। अब उसके बाद फिर देखिए तीसरा जो चैप्टर है वो धन और ऋण से संबंधित है। इसमें विनिमय के माध्यम के रूप में धन क्या होता है, धन का आधुनिक रूप क्या है, बैंकों की ऋण गतिविधियां क्या होती हैं, दो अलग अलग ऋण स्थितियां क्या होती हैं, ऋण की कौन कौन सी शर्तें होती हैं, भारत में औपचारिक क्षेत्र ऋण क्या होता है। उसके बाद फिर देखिए गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह का क्या महत्व होता है, ये क्यों गठित किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी। उसके बाद फिर देखेंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे देशों में उत्पादन को आपस में किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण को सक्षम बनाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फिर देखिए विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इस कब स्थापना की गई थी, इसका क्या महत्व है। उसके बाद फिर देखेंगे भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, भारत में वैश्वीकरण की वजह से कौन कौन से बदलाव हुए। उसके बाद फिर देखेंगे निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए संघर्ष किस प्रकार से किया जा रहा है। और लास्ट वाला जो चैप्टर है, पांचवा चैप्टर, वो उपभोक्ता अधिकार से, यानी ग्राहकों का क्या अधिकार होता है, वो किस प्रकार से अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो इतनी सारी जो है आप लोग को टीजीटी के सोशल साइंस के सिलेबस में पढ़नी है चीज़ें। अब इसको आप लोग एनसीईआरटी की किताब से भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की किताबें आपको खरीदनी पड़ेंगी 9 की और 10 की और चारों सब्जेक्ट की, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक। तो अगर आप चाहो तो किताबों से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें देखिए थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सब सारी चीज़ें आप लोग को कराई जाएंगी। आप लोग को मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे, सही तरीके से करेंगे सब चीज़ें, तो आपको क्वेश्चंस के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस आपको इनको पढ़ने के बाद आराम से आंसर मिल जाएंगे और फिर आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को आज सिलेबस बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को इसमें एक एक चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा, और जिससे आप लोग समय के अनुसार इसको पढ़ते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। जिससे क्या होगा कि जब चैप्टर खत्म होगा, जो लास्ट में जब क्वेश्चन कराया जाएगा, तो उसमें आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत आसानी होगी और ये आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए बस यहीं तक रखते हैं। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से सिलेबस को देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए एक टीजीटी के टीचर बनने के लिए इतना सिलेबस तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये भी आपके सब्जेक्ट का कंसर्न है। उसके अलावा जो और भी जो कुछ पार्ट होता है जो सबके लिए अनिवार्य होता है, चाहे वो सोशल साइंस का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग से आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी नहीं करा पाऊँगा। मैं आप लोगों को केवल सोशल साइंस का जो पार्ट है वही अपने इस चैनल पर करा पाऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों ने मेरे इस चैनल पर अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।